कोलपिट ऑसिलेटर इज सेम एज हार्टले ऑसिलेटर। फर्क कहाँ है? हार्टले ऑसिलेटर में हम स्प्लिट टैंक इंडक्टर सर्किट लेते थे। यहाँ पे जो ये कॉइल थी एल, ये दो पार्ट में डिवाइड थी, L1 और L2, बीच में से ग्राउंड थी। लेकिन कोलपिट ऑसिलेटर में हम स्प्लिट टैंक कैपेसिटर सर्किट लेते हैं। यहाँ एक वेरिएबल कैपेसिटर था हार्टले ऑसिलेटर में, अब यहाँ दो कैपेसिटर हैं C1 C2, और इनको बीच में से हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इनका ये ग्राउंड कर दिया हमने यहाँ। दिस कोलपिट ऑसिलेटर इज यूज्ड इन कमर्शियल सिग्नल जनरेटर अबव 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बाकी सब सेम है, मैंने आपको बताया सिर्फ इस टैंक सर्किट के पार्ट को छोड़ के। ठीक है, बाकी हार्टले ऑसिलेटर से बिल्कुल सेम इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब ऑसिलेटर्स में प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कि ये मान लो टैंक सर्किट है आपका। ठीक है, टैंक सर्किट में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी। उन डैम्प्ड ऑसिलेशन को हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट करना है बाय दिस सर्किट। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन में हम बात करते हैं कि कोई भी ऑसिलेटर है, जो एलसी ऑसिलेटर्स हैं, उनके बेसिकली तीन पार्ट हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको टैंक सर्किट। ठीक है, टैंक सर्किट यहाँ पे आप देखते हो कि एल और ये दो C1 और C2 यहाँ सीरीज में कनेक्टेड है, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसकी क्या होगी? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और C क्या है यहाँ पे? हमें पता है C इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स, सो दिस विल बी 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से C हमारे पास आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इस C की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपके पास आ जाती है 1/2 पाई अंडर रूट एल, और C की जगह हमने क्या रख दिया? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये कोलपिट ऑसिलेटर्स के केस में आती है। और अगर हम बात करते हैं हार्टले की, तो हार्टले में पता है आपको L जो था दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ L1 प्लस L2। ठीक है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आई थी 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू C। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये होती है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये आएगी। ओके, नंबर 2, फर्स्ट आपका कंपोनेंट हो गया ये टैंक सर्किट, सेकंड कंपोनेंट हो गया एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपको पता है यहाँ पे हम जो ये NPN ट्रांजिस्टर लिया है इसको ही एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, कॉमन एमीटर। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये बेस हो गया, ये एमीटर और ये कलेक्टर, और ये इसमें एरो आउटसाइड है, इट मींस दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन एमीटर है, तो ये रजिस्टर RE के थ्रू हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, दिस इज यूज्ड एज एम्पलीफायर। एंड नंबर 3 इज फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट यानी यहाँ पे हम पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, आपको पता ही है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक लेंगे, तो यहाँ फीडबैक सर्किट क्या होगा? ये C2 से जो आउटपुट आएगी C2 के थ्रू, उसको हमने बेस से कनेक्ट कर दिया थ्रू CC। ठीक है, यहाँ से देखो ये जब इसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, तो जो C के थ्रू जो आउटपुट आई वो यहाँ से हमने उसका कुछ पोर्शन इसमें बेस से कनेक्ट कर दिया। यानी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे है, तो बेस एमीटर सर्किट में हमने फीडबैक दी। तो यहाँ पे जो C2 कैपेसिटर एक तरह से है वो फीडबैक नेटवर्क का काम कर रहा है। ओके, तो अभी हमने तीन मेन कंपोनेंट ऑसिलेटर के जो होते हैं उनकी बात की। ये टैंक सर्किट है, ये एम्पलीफायर सर्किट, और ये हमारा फीडबैक नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो इसमें और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन देंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो ये बाइसिंग में लगे हुए हैं रजिस्टर, ठीक है, R1 R2 और RE, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हो रही है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो तीन रजिस्टर हैं बेसिकली, R1 R2 एंड RE। ये बायस रजिस्टर हैं, यहाँ पे डीसी बाइसिंग के काम आते हैं बायस रजिस्टर्स। और इनमें से जो ये R1 R2 हैं, R1 एंड R2, these act as potential divider, potential dividers, पोटेंशियल डिवाइड करते हैं, प्रॉपर वोल्टेज इसके लिए ये सप्लाई करेंगे, ठीक है। और आरई जो है, जो एमिटर रजिस्टर है, एमिटर के अक्रॉस लगा है, इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है यहाँ पे। आरई के यहाँ पे तीन काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे तो इसका हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन काम करता है यहाँ पे। सबसे पहला तो ये बायस को स्टेबल करता है, बायस स्टेबलाइजेशन। ये वैसे R1 R2 ये भी बायस स्टेबलाइजेशन की काम आते हैं, ठीक है। एक तो ये बायस स्टेबलाइजेशन मतलब ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा इसका, ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर का, एम्पलीफायर का, या जिसको हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, इसको स्टेबल रखता है ताकि गेन स्टेबल मिल सके, ठीक है। नंबर टू, इस आरई की वैल्यू को एडजस्ट करके हम गेन एडजस्ट कर सकते हैं, तो गेन एडजस्टमेंट में, ठीक है, जितना गेन चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग ही आरई की वैल्यू एडजस्ट करते हैं। तो गेन एडजस्टमेंट में आरई का रोल है बहुत ज्यादा। थर्ड इसका रोल है थर्मल स्टेबिलिटी टू द ओसिलेटर। ओसिलेटर सर्किट को ये थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी वैल्यू इस तरह से चूज करते हैं हम ताकि ये जो ओसिलेटर है हमारा, ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम कर सके, ठीक है, ऐसा ना हो कि हीट अप हो जाए, ठीक है। तो ये तीन इसके मेन काम है आरई के। ओके, अब बात करते हैं हम इस सीई की। सीई जो यहाँ पे सीई, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए ई लिख दिया, क्योंकि ये एमिटर के साथ लगा हुआ है इसलिए सी। अदरवाइज ये बाईपास कैपेसिटर इसको बोलते हैं हम, बाईपास कैपेसिटर, बाईपास सीई, ठीक है। क्या बाईपास कर रहे हैं, यहां से देखो, ये हमने इसको रजिस्टर को बाईपास कर दिया, ठीक है। जो एसी कंपोनेंट आएगा, अब वो आरई के थ्रू ना आके, अब वो बाईपास कर दिया हमने सी के अक्रॉस, ठीक है। यानी जो एसी कंपोनेंट है वो सीई के अक्रॉस पास हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो एसी को पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी इसी के थ्रू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं कि ये बाईपास कैपेसिटर है, एसी को बाईपास करता है। और आपको पता ही है कि इसका रिएक्टेंस जो होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई न्यू सी होता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, और डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी इनफाइनाइट रिएक्टेंस शो करता है डीसी के लिए कैपेसिटर, तो डीसी को तो ब्लॉक कर देगा और एसी को अपने थ्रू पास होने देगा। एसी हमने यहां से बाईपास कर दी ताकि इस रजिस्टर के थ्रू ना आए, ठीक है। अगर इस रजिस्टर के थ्रू एसी आएगी तो होगा क्या, तो क्या होगा, यहां से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब एम्पलीफायर का गेन कम हो जाएगा, गेन रिड्यूसेस। अगर गेन रिड्यूस हो गया तो इनपुट में सिग्नल वीक जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक जाएगा, और वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ओसिलेशन, सस्टेन्ड ओसिलेशन जो इसमें चाहिए वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेन रिड्यूस कर देता है, इसलिए हमने इसको बाईपास कर दिया, ठीक है। इसका भी मेन रोल है, ये तीन मेन रोल है, इसको हम हटा भी नहीं सकते,
ठीक है, क्योंकि ये 3 काम करेगा। और इससे जो दिक्कत आई कि कहीं इसके क्रॉस ड्रॉप ना हो जाए, तो उसके लिए हमने ये बाईपास कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो R1, R2, RE और ये C, इनका हमने रोल बता दिया। ये एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, गेन सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, टैंक सर्किट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहाँ पे। अब बात करते हैं सीसी, ये सीसी, 2 सीसी है कैपेसिटर, सीसी। ठीक है, सीसी जो है दीज आर कपलिंग कैपेसिटर्स, कपलिंग कैपेसिटर्स। कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या है? देखो, काम तो इसका वही है कि ये एसी को पास होने देगा, डीसी को रोकेगा, मेन काम तो इसका यही है। लेकिन इसका नाम कपलिंग कैपेसिटर क्यों रखा? जैसे इसका नाम यहाँ भी है, रोकता तो डीसी को है, लेकिन हमने क्योंकि बाईपास करा है एसी को, इसलिए इसका नाम बाईपास रख दिया। इसका नाम कपलिंग क्यों रखा, इसका नाम कपलिंग क्यों रखा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, ये एक स्टेज है सर्किट की, यहाँ सर्किट डिफरेंट स्टेजेस से बना है। ये ट्यून सर्किट, ये एम्पलीफायर और ये फीडबैक। ठीक है, तो ये एक स्टेज सर्किट की दूसरी स्टेज से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कपल कर रहे हैं हम, इसलिए इसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। यहां पे भी देखो, ये स्टेज है, ये एम्पलीफायर की स्टेज है, इसको हम टैंक सर्किट से, ट्यून सर्किट से कपल कर रहे हैं, तो इसके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर है। फिर मैं बता रहा हूं कि करेगा ये डीसी को ब्लॉक, एसी को पास होने देगा। ओके, तो ये कपलिंग कैपेसिटर का रोल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस आरएफसी की। आरएफसी, दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक का काम क्या होता है? ये डीसी को इजीली पास होने देता है और एसी को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हमें पता है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। ओके, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी की हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो उस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया। इसका मतलब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक डीसी को अलाउ करेगी, इजीली पास करेगी अपने थ्रू, और एसी को रोकेगी, एसी को प्रिवेंट करेगी यहां से जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारा मैंने इसका एक एक कंपोनेंट का आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता दिया। अब इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग, जब हम ये की को क्लोज करेंगे, या वीसीसी जो ये बैटरी हमने लगाई, डीसी बैटरी, जब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, एमीटर करंट राइजेस, एमीटर करंट राइजेस, और अगर एमीटर करंट राइज करेगा तो कलेक्टर करंट सीसी राइजेस। ठीक है, और ये कलेक्टर करंट जब राइज करेगा तो यहां से कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू ये टैंक सर्किट में करंट आएगा। ठीक है, C1 C2 की चार्जिंग होगी, कैपेसिटर C1 एंड C2 की चार्जिंग होगी। ठीक है, जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे, देन दे विल डिस्चार्ज थ्रू दिस इंडक्टर कोयल एल, एल के थ्रू ये डिस्चार्ज होंगे। ओके, और उसके बाद इसमें एलसी ऑसिलेशन सेटअप हो जाते हैं, वो आपको मैंने बताया हुआ है एलसी ऑसिलेशन कैसे सेटअप हो सकती हैं। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन सेटअप होंगी इस सर्किट में, टैंक सर्किट में, और आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस आती हैं। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन मींस जो टाइम के साथ एम्पलीट्यूड जिनका डिक्रीज करे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये आउटपुट जो है इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि इनको सस्टेन करना, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन आई इनको अनडैम्प्ड में कन्वर्ट करना। ओके, तो उसके लिए फिर ये जो यहां से आउटपुट होगी, जो C2 से आउटपुट होगी कुछ पोर्शन, वो हमने फीडबैक कर दिया इसके बेस में।
जो बेस एमिटर सर्किट है, यहाँ आप देखोगे कि ये भी ग्राउंड पे है और ये भी ग्राउंड पे है, ठीक है। तो यहाँ से ये बेस एमिटर सर्किट को हमने फीडबैक दी, या हम ये कहें कि बेस को फीडबैक दी यहाँ से आउटपुट। ओके, ये पॉजिटिव आउटपुट होगी। पॉजिटिव आउटपुट कैसे होगी? एक तो ये करेक्ट फेज में होनी चाहिए इनपुट के साथ। वो कैसे? यहां से हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर की वजह से जो फेज शिफ्ट आता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ओके, और उसके बाद जो C1 और L से यहां पे फेज शिफ्ट आएगा, ठीक है, वो भी 180 डिग्री होगा। C1 और L से 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो हमारे पास यहां आउटपुट आएगी, C2 के अक्रॉस जो आउटपुट आएगी, वो टोटल फेज कितना होगा? 180 प्लस 180, यानी 360 का फेज उसमें होगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो ये फीडबैक सिग्नल आया, ये इनपुट के साथ 360 डिग्री के फेज में है, या हम कहें कि सेम फेज में है, सेम फेज है उसका। ये 360 में मतलब दोबारा से उसी फेज में है। तो यहाँ पे करेक्ट फेज में है इनपुट के साथ फीडबैक, ठीक है। फीडबैक जो है, जो फीडबैक हमने दी, दैट इज इन करेक्ट फेज विथ इनपुट, ठीक है। तो और उसके बाद जो होगा, यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ आएगा, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा वीक सिग्नल को, फिर ये एसी जो कंपोनेंट होगा वो इसके थ्रू आएगा, क्योंकि आरएफसी जो उसको जाने से रोकेगा, एसी कंपोनेंट को रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक इधर नहीं जाने देगा, बैटरी की तरफ नहीं जाने देगा। तो यहां से ये जो एसी कंपोनेंट है, इसके थ्रू कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू दोबारा से इसमें आएगा, ठीक है, एम्पलीफाई होके दोबारा से इसमें ऑसिलेशंस आएंगी, फिर कुछ पार्ट हम यहां से फीडबैक कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें से सस्टेन्ड ऑसिलेशंस ऑब्टेन करते हैं, यहां से हम आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। हर बार जैसे भी यहां से आया, ये एम्पलीफाई होके गया, ठीक है, ये आपने आउटपुट ले ली और इसका आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक कर दिया, रिपीट होता जाएगा, यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, और हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है टाइम के साथ, ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हमारे पास ऑब्टेन होती है। सो इसमें हमने कोलपिट ऑसिलेटर की प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको एक्सप्लेन की है। थैंक यू।